हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपस्टिक आदिया। और एज यू नो कि हम लोग अभी क्लास 8th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी की बुक यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। साइंस की ये बुक है। चैप्टर नंबर 15 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 16 हम लोग स्टडी करने वाले हैं, प्रकाश। लाइट से हम अब यहाँ पर पढ़ाई करेंगे। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है, ये वाली चीज हम देखेंगे। तो वस्तुएं जो है वो हमें प्रकाश की उपस्थिति के कारण ही दिखाई देती है। और इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो हम समतल दर्पण, जो हम ऑलरेडी पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। परावर्तन के नियम की अगर हम बात करें तो परावर्तन के यहाँ पर जो मुख्यतः दो नियम पढ़ाए जाते हैं वो ये है। आपको पता है आपतित किरण कौन सी है। यहाँ पर एक जिस माध्यम से किरण आ रही है, ये आने वाली किरण आपकी क्या कहलाती है? आपतित किरण ये कहलाती है। ठीक है। और ये वापस जब परावर्तित होकर लौट जाती है तो ये किरण आपकी कौन सी कहलाती है? परावर्तित किरण यहाँ पर कहलाती है। और यहाँ पर सरफेस की यानी इस जो सतह है उसके लंबवत एक तल यहाँ पर होता है जिसे हम कहते हैं अभिलंब। अभिलंब इसे हम कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल जिसे हम कहते हैं। तो पहला जो आपका नियम है प्रकाश के परावर्तन का वो ये है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और एक नियम जो है वो ये है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं? बराबर यहाँ पर होते हैं। तो ये दो आपके नियम है, जिसमें पहला नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपके बराबर होते हैं, R इक्वल्स टू I। और परावर्तित किरण, आपतित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये इसका दूसरा यहाँ पर नियम है। ये हम 6 और 7 स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं। तो आपके ये दोनों नियम यहाँ पर इस वाले चैप्टर में यहाँ पर लागू है। इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे कि इसमें किस तरीके से प्रैक्टिकल्स यहाँ पर किए गए हैं दूसरे रिजल्ट के लिए कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर, अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी क्या कहाँ होते हैं? एक ही तल में ये सब स्थित होते हैं। इसके बाद इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज दी गई है। प्रतिबिंब की बात करें तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। और वस्तु जितनी दर्पण से दूरी पे होती है उतनी दूरी उसके अंदर तक ये बनता है। तो ये समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनना यहाँ पर दिखाया गया है। अनियमित पृष्ठ पर अगर किरण आपतित होगी तो जो परावर्तन है वो भी अनियमित तरीके से ही होगा। इसमें हम देख सकते हैं कि किस तरीके से किरण यहाँ आकर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, यहाँ की किरण आकर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो यहाँ पर ये जो कोण है, ये दोनों कोण आपस में बराबर नहीं होंगे। नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं कि नियमित परावर्तन क्या होता है कि जब अगर समतल सतह है वो समतल होती है तो जो आने वाली किरण है वो जब माध्यम में वापस लौटती है तो यहाँ पर हर एक किरण का जो कोण बनता है, जैसे इसे 1 अगर हम नाम देते हैं, ये 2, 3, 4, तो ये जो एंगल बनेंगे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, ये सब क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस है आपका नियमित परावर्तन में और अनियमित या विसरित परावर्तन में। अनियमित परावर्तन को ही हम विसरित परावर्तन कहते हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे चारों ओर जो जितनी भी चीजें हमें दिखाई देती है वो सूर्य के प्रकाश के कारण दिखाई देती है। कई पिंड ऐसे होते हैं जो स्वयं की रोशनी से चमकते हैं और कई पिंड ऐसे होते हैं जो दूसरों की रोशनी से चमकते हैं। ठीक है, स्वयं का जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जैसे कि सूर्य है, मोमबत्ती है, विद्युत लैंप है, तो इनका जो प्रकाश हमारे नेत्रों पे पड़ता है और हम इन पिंडों को देख सकते हैं। तो ऐसे पिंड जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं वो दीप्त पिंड कहलाते हैं। ये चीज यहाँ पर हम देख सकते हैं। और जो पिंड दूसरों के वस्तुओं के प्रकाश में चमकते हैं उन्हें प्रदीप्त पिंड कहते हैं। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि प्रदीप्त पिंड जो है वो दूसरों की रोशनी से चमकते हैं। ठीक है। और दीप्त पिंड जो है वो क्या होता है? स्वयं की रोशनी से ही चमकते हैं। तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया हुआ है। परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही बात है। ऐसा हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे यहाँ इस फोटो में हम देखें तो इस कांच में
इसका प्रतिबिंब दिख रहा है इस व्यक्ति का, और इस व्यक्ति के हाथ में एक और यहाँ पर दर्पण है। इस दर्पण से यहाँ पर इस व्यक्ति को अपना पीछे का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम प्रकाश को पुनः परावर्तित कर सकते हैं। बहु प्रतिबिंब किस तरीके से बनते हैं? तो ये बहु प्रतिबिंब का उदाहरण है कि यदि हम दो समतल दर्पण को कुछ इस तरीके से रखें तो यहाँ पर क्या होगा, अलग अलग प्रतिबिंब यहाँ पर हमें दिखाई देंगे। यहाँ पर ये प्रैक्टिकल किया है कि किस तरीके से यहाँ प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कैलाइडोस्कोप क्या है कि ऐसा एक दूरबीन टाइप आप इस स्ट्रक्चर को ले सकते हैं। गोल भी हो सकता है, ट्रायंगल शेप में भी हो सकता है। इसमें चारों तरफ क्या है, तीनों ओर मिरर दर्पण यहाँ लगाए गए हैं। फिर इसके अंदर आप कोई भी आकृति चिपका सकते हैं अंदर, तो वो आकृति आपको बार बार उसके परावर्तन के कारण बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। तो ये चीज आपकी क्या कहलाती है, क्लाइडोस्कोप यहाँ पर कहलाता है। नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे प्रकाश क्या होता है। सामान्यतः सूर्य का प्रकाश हमें सफेद दिखाई देता है, मगर इस प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग इसमें उपस्थित होते हैं, जिसे हम विबग्योर से याद रखते हैं। विबग्योर में हमने पढ़ा है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये इनका सीक्वेंस होता है, इसी सीक्वेंस में ये पाए जाते हैं। इसके अलावा जो प्रकाश 7 रंगों में विभक्त होता है, जिसे हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण की घटना कहते हैं। और ये वर्ण विक्षेपण की घटना ही क्या है, इंद्रधनुष के बनने की घटना है, जिसे हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण, जिसे इंग्लिश में भी आप ध्यान रख सकते हैं स्कैटरिंग, जिसको हम कहते हैं। वर्ण विक्षेपण की घटना से ही इंद्रधनुष का निर्माण होता है। प्रिज्म के अंदर जो लाइट है वो 7 कलर्स में हमें दिखाई देती है। इसके बाद में यहाँ पर हम पढ़ेंगे हमारी आंख का स्ट्रक्चर, कि किस तरीके से हमारी आंख में चीजें काम करती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि फर्स्ट सबसे बाहरी भाग जो होता है आपका ये सफेद कलर का होता है। लेंस इसमें होता है, उत्तल लेंस होता है। प्रतिबिंब आपका जो बनता है यहाँ रेटिना पे बनता है, और इस रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है, क्योंकि लेंस क्या है आपका उत्तल लेंस है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा आपका वो उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब यहाँ से जो ये प्रतिबिंब आपको मिलता है, इससे प्रकाशिक तंत्रिका जो है कहाँ तक पहुंचाती है, मस्तिष्क तक पहुंचाती है। मस्तिष्क द्वारा इन संवेगों को ग्रहण किया जाता है और आपको चीजें सामने दिखाई देती है। क्वेश्चन यहाँ पर जो पूछा जाता है मोस्ट ऑफ, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फर्स्ट आपके लेंस, जो आंख में लेंस कौन सा होता है, उत्तल लेंस होता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अगर रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन गया तो निकट दृष्टि दोष हो गया, रेटिना के बाद अगर प्रतिबिंब बना तो दूर दृष्टि दोष हमारा ये कहलाता है। इस चीज को हमने भी पहले भी पढ़ा है कि निकट दृष्टि दोष का मतलब है दूर की चीजें दिखाई नहीं दे रही है, और दूर दृष्टि दोष का मतलब है हमें पास की चीजें दिखाई नहीं दे रही है। ये जस्ट उल्टा होता है, तो ये याद रखने का भी तरीका होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो आइरिस आपकी होती है, आइरिस में एक छोटा सा द्वार होता है जिसे हम पुतली कहते हैं। पुतली की साइज को परितारिका यानी आइरिस से नियंत्रित किया जाता है। आपकी आंख में जो रोशनी आती है उसे भी किससे नियंत्रित किया जाता है, आइरिस से ही नियंत्रित किया जाता है। आइरिस से ही आपकी आंख का रंग आपका पता चलता है। जैसे किसी की आंखें भूरी होती है, किसी की नीली हरी आंखें होती है, तो ये जो चीजें हैं उसमें कौन सा कलर चेंज होता है, आइरिस का रंग इस बात को डिसाइड करता है कि मनुष्य की आंखें किस रंग की है। जैसे इसमें जो एग्जांपल दिया है, इसमें इस आइरिस का रंग जो है वो कौन सा है, ग्रीन कलर का है। तो हमें ये आइस जो दिखने में कैसे दिखाई देगी, ग्रीनिश आइस हमें ये यहाँ पर दिखाई देगी। इसके बाद यहाँ पर लेंस की हम बात कर ही चुके हैं। लेंस हमारा इसमें कौन सा है, तो लेंस है। अब यहाँ जो अलग चीज है वो जो हमें पढ़नी है वो ये है कि तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा अनुभव की गई संवेदनाओं को दृक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिया जाता है। अब ये जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं वो कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की यहाँ पर होती है। पहली तो होती है शंकु और दूसरी होती है शलाकाएं। शंकु जो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती है, यानी धूप में आपकी आंखें जो खुली रहती है वो शंकु की सहायता से, और शलाकाएं जो होती है वो मंद प्रकाश के लिए यानी अंधेरे में शलाकाएं आपकी काम करती है। शंकु क्या करती है, रंगों यानी वर्णों की सूचनाएं भी भेजती है। दृग तंत्रिकाओं तथा रेटिका की संधि पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती, इसलिए इस बिंदु को कौन सा बिंदु कहते हैं,
अंध बिंदु कहते हैं। तो क्वेश्चन आपका यहां से निकलता है कि अंध बिंदु कहां पर पाया जाता है, तो दृक् तंत्रिकाओं, ठीक है, दृक् तंत्रिकाओं और रेटिना की संधि पर, रेटिना की संधि पर क्या पाया जाता है, आपका अंध बिंदु पाया जाता है। तो ये चीज यहाँ पर क्लियर है कि अंध बिंदु कहाँ पाया जाता है, दृक् तंत्रिकाओं और रेटिना की संधि पर अंध बिंदु यहाँ पर पाया जाता है। दृक् तंत्रिकाएं दो प्रकार की होती है, पहली कौन सी होती है, शंकु, और दूसरी कौन सी होती है, शलाकाएं। ठीक है, शंकु कौन सी है, शंकु जो आपको तीव्र प्रकाश यानी दिन के लिए सुग्राही, और शलाकाएं जो है वो मंद प्रकाश यानी रात्रि के लिए सुग्राही होती है। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान से देखनी है। इसके बाद यहाँ पर हम जो प्रैक्टिकल कर सकते हैं अंध बिंदु का, तो किसी भी चीज को हम देखेंगे तो उसे धीरे धीरे अगर हम अपनी आंखों के पास लाते हैं तो एक बिंदु के बाद हमें क्या होता है, दिखाई देना बंद हो जाता है। ये जो पॉइंट होता है आपकी आंख का, वही आपका क्या कहलाता है, अंध बिंदु कहलाता है। अब हम देख सकते हैं कि रेटिना पर जब कोई प्रतिबिंब बनता है तो वो वस्तु को हटा लेने के बाद तुरंत समाप्त नहीं होता। यह लगभग 1/16 सेकंड तक आपकी आंख पर बना रहता है। कि आपने नोटिस भी किया होगा कि जब आप किसी वस्तु को देखते हैं उसके बाद यदि आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तो वही वस्तु की इमेज आपको अपनी आंखों में बहुत देर बाद तक भी नजर आती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसका जो प्रतिबिंब है आपकी आंख पर 1/16 सेकंड तक बाद में भी बना रहता है। यदि नेत्र पर प्रति सेकंड 16 या इससे अधिक दर पर किसी गतिशील वस्तु के स्थिर प्रतिबिंब बने तो वह वस्तु आंख को कैसे दिखाई देगी, चलायमान दिखाई देगी। यानी एक सेकंड में आपकी आंख को 16 से ज्यादा अगर प्रतिबिंब दिखाई दे रहे हैं तो वो चीज आपको कैसे दिखती है, आपकी आंख को चलती हुई यहाँ पर दिखाई देती है। तो ये जो आपकी पिक्चर्स, आपकी जो मूवीज बनती है वो इसी बेस्ड बनती है कि इसमें क्या होता है, फोटोज को जल्दी जल्दी चलाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में हम यहाँ देखेंगे कि जो न्यूनतम दूरी है मानव नेत्र की स्पष्ट देखने की वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि न्यूनतम दूरी मनुष्य के स्पष्ट रूप से देखने की 25 सेंटीमीटर है, और अधिकतम दूरी कितनी है, तो अधिकतम दूरी अनंत तक है। ठीक है, अधिकतम दूरी अनंत तक है, यानी जहां तक आप देख सकते हो वहां तक आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, वो आपकी अधिकतम दूरी है। कई बार क्या होता है कि वृद्धावस्था में जो नेत्र दृष्टि है वो धुंधली हो जाती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, नेत्र का जो लेंस होता है वो धुंधला हो जाता है। तो उससे हमारी आंख में क्या होता है, मोतियाबिंद डेवलप होता है। तो इसकी शल्य चिकित्सा द्वारा, मोतियाबिंद में क्या करते हैं, शल्य चिकित्सा द्वारा जो हमारा आंख के अंदर जो नेचुरल लेंस होता है उसको हटाकर उसमें क्या करते हैं, एक आर्टिफिशियल लेंस उसमें लगा दिया जाता है, जिससे क्या है, मोतियाबिंद की हमारी समस्या खत्म हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा उचित चश्मे का भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं आप, अगर आपकी आंखें कमजोर है तो। प्लस आपको कभी भी कम रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए या बहुत अधिक रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए। जितनी रोशनी की जरूरत आपको है आप उतनी रोशनी में पढ़े। ज्यादा तेज लाइट से या ज्यादा मोबाइल से आपकी आंखें खराब होती हैं। जंतुओं के नेत्र जो होते हैं वो विभिन्न आकृति के होते हैं। केकड़े के जो नेत्र होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, परंतु इनके द्वारा केकड़ा जो है वो चारों ओर देख सकता है। आप ये देखेंगे, केकड़ा चारों ओर देख सकता है, यानी शत्रु अगर उसके पीछे भी है तो वहां पे भी उसको पता लग जाता है। तितली की आंखें क्या होती है, बहुत बड़ी होती है, जो छोटे छोटे सहस्त्र छोटे छोटे नेत्रों से मिलकर बनी होती है। यह केवल सामने और पार्श्व के अलावा पीछे भी देख सकती है। उल्लू में क्या होता है, क्योंकि जो शंकु, अपने उल्लू में क्या होता है, अपने हमने देखा था दृक जो तंत्रिकाएं थी उनमें कितनी थी, एक तो शंकु थी और एक क्या थी, शलाकाएं थी। तो उल्लू में क्या होता है कि जो शंकु है वो कम विकसित होते हैं और शलाकाएं जो होती है वो अधिक विकसित होती है उल्लू के रेफरेंस में। ठीक है, उल्लू के रेफरेंस में। तो इस वजह से क्या है कि उल्लू को दिन में कम दिखाई देता है और रात्रि को उससे अधिक दिखाई देता है। इसके विपरीत दिन के जो प्रकाश में सक्रिय पक्षी होते हैं जैसे चील है, गुरुड़ है, ये सब दिन में देख सकते हैं। उल्लू के नेत्र में बड़ा कॉर्निया होता है और पुतलियां भी बड़ी होती है ताकि नेत्र अधिक प्रकाश को प्रवेश करा सके। इसी के साथ साथ इसके रेटिना में बड़ी संख्या में शलाकाएं होती है तथा केवल कुछ ही शंकु होते हैं। इसके विपरीत दिन के पक्षियों के नेत्रों में क्या होता है, शंकु अधिक होते हैं और शलाकाएं कम होती है। तो शंकु अगर अधिक होंगे तो व्यक्ति को क्या होगा कि दिन में दिखाई देगा। ठीक है, और अगर शलाकाओं की बात की कि शलाकाएं अधिक है तो व्यक्ति को क्या होगा कि रात्रि में बहुत अच्छा दिखाई देगा। व्यक्ति क्या, किसी भी जानवर पे भी हम ये चीज अप्लाई
कर सकते हैं। सूर्य को हमें कभी भी सीधी आंखों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सूर्य क्या है, एक शक्तिशाली प्रकाश स्रोत है। ये अगर सीधा आपके रेटिना में आकर गिरता है तो क्या होता है, इससे आपको जो आपकी आंख है उस दृष्टि खोने का भी आपको भय यहाँ पर हो सकता है। नेक्स्ट इसमें हम देखें कि अगर हमारे आंखें बहुत अधिक कमजोर है तो हमें विटामिन ए का सेवन करना चाहिए, जिससे दृष्टि हमारी तेज होती है। विटामिन ए जो है आपका सबसे ज्यादा गाजर में पाया जाता है। गाजर है, फूल गोभी है, चुकंदर है, हरी सब्जियां हैं। विटामिन ए में जैसे अंडे, दूध, दही, पनीर, मक्खन, फल, आम और पपीता, ये भी क्या है, विटामिन ए के भरपूर स्रोत हैं। चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल। कई बार जिनकी आंखें कमजोर होती है तो उसके लिए ब्रेल लिपि, यहाँ पर अंधे व्यक्तियों के लिए ब्रेल लिपि डेवलप की गई है। इसके अलावा जो चाक्षुष विकृति का मतलब जिनकी आंखें कमजोर होती है या बहुत ही उन्हें जिन्हें कम दिखाई देता है, उनके लिए भी पढ़ाई के जैसे उन्हें सीधी से पढ़ाया जाता है, सुना के पढ़ाया जाता है। कोई भी छोटी चीज है तो उसे हम बड़ा करके उनको दिखाएंगे, और अगर अगर कोई छोटे अक्षर वाली बुक है तो उनके लिए बड़े अक्षर वाली बुक अवेलेबल हम करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रेल पद्धति की। अब ब्रेल पद्धति क्या है? लुई ब्रेल जो थे वो खुद एक अंधे इंसान थे। उन्होंने 1821 में अंधे व्यक्तियों के लिए ये ब्रेल लिपि यहाँ पर डेवलप की थी। ठीक है, इस ब्रेल लिपि में क्या होता है, ब्रेल कोड होते हैं जो कि किस तरीके से कन्वर्ट होते हैं यहाँ पर हम देख सकते हैं। इसमें 63 पॉइंट होते हैं, यानी 63 तरीके के पैटर्न होते हैं जो कि चीजों को इंग्लिश के साथ ट्रांसलेट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है कि अगर आपको कैट पढ़ना है तो इसे क्या करेंगे, इन लोगों के ऐसे 3 लाइन्स में ये चीज चलती है। ठीक है, तो फर्स्ट ये लोग अपने फिंगर से छू के देखेंगे कि फर्स्ट लाइन में 2 डॉट बने हुए हैं, यानी वहां क्या लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है। देन उसके बाद में सेकंड यहाँ है, उसमें फिर 1 डॉट बना हुआ है तो ए लिखा हुआ है। तो इस तरीके से 63 पॉइंट होते हैं, और ये 63 पॉइंट यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उनको पढ़ने में सहायता प्रदान करते हैं। और ये जो पॉइंट है ये क्या होते हैं, जनरली ऊपर की तरफ निकले हुए, इस तरीके से ऊपर की तरफ निकले हुए खड्डे होते हैं, जिससे क्या है, छू कर यहाँ पर महसूस किया जा सकता है, इन्हें हाथ से महसूस किया जा सकता है, और इस तरीके से ये लोग अपनी पढ़ाई करते हैं। ब्रेल लिपि अंधों के लिए काम में आती है और 1932 से अभी जो वर्तमान लिपि चल रही है वो 1932 में यहाँ पर अपनाई गई थी। अब इस पर हम बात करेंगे कि जन्म से पूर्णतः चाक्षुष विकृति युक्त श्री रविंद्र जैन ने इलाहाबाद में से अपनी संगीत प्रभावकर की उपाधि प्राप्त की है। ठीक है, उन्होंने उन्होंने एक गीतकार, संगीतकार, गायक के रूप में अपनी श्रेष्ठता को दर्शाया है। श्री लाल आडवाणी जो स्वयं चाक्षुष विकृत युक्त है, ने भारत में विकलांगों के पुनर्वास तथा विशिष्ट शिक्षा के लिए एक संस्था की स्थापना की है। इसके अतिरिक्त उन्होंने यूनेस्को में ब्रेल समस्याओं पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। अमेरिका की एक लेखिका एवं प्राध्यापिका हेलन ए केलर संभवतः सर्वविदित एवं प्रेरक चाक्षुष विकृत युक्त महिला है। 18 महीने की आयु में उन्होंने दृष्टि खो दी थी, लेकिन उनके संकल्प और साहस के कारण एक विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि उन्होंने ग्रहण की। स्टोरी ऑफ माई लाइफ 1903 की उनकी एक बुक है, हेलन ए केलर की। ठीक है, एक नॉलेज थी। इसके बाद हम इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर यहाँ आ जाते हैं कि इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कौन कौन से हैं। प्रकाश जो है सभी पृष्ठों से परावर्तित होता है। ठीक है, प्रकाश चिकना पृष्ठ हो चाहे या फिर खुरदरा पृष्ठ हो, सभी पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित होता है। जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ या पॉलिश किए हुए या नियमित पृष्ठों से परावर्तित होता है तो जो परावर्तन होता है वो भी क्या होता है, नियमित परावर्तन यहाँ पर होता है। इसके बाद हम देखेंगे परावर्तन जो है नियमित अनियमित 2 तरीके से होता है। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी I इक्वल्स टू R होता है। ठीक है, एंगल ऑफ I इक्वल्स टू एंगल ऑफ R। आपतित किरण, परावर्तित किरण और परावर्तक पृष्ठ पर आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों ही कहाँ होते हैं, इसी तल में होते हैं। ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होते हैं। ये वाला कोण आपका I है जो आपतित किरण के साथ और अभिलंब के साथ बनता है, और ये आपका कोण है R, एंगल R, जो कि आप परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन होता है। किसी कोण पर झुके 2 दर्पण अनेक प्रतिबिंब बना सकते हैं, और ये प्रतिबिंबों की संख्या इस पर निर्भर करती है
तो इन दोनों दर्पणों के बीच में जितना एंगल है, जिस कोण पर ये रखे गए हैं, उस कोण पर प्रतिबिंबों की संख्या यहाँ पर निर्भर करती है। नेक्स्ट, बहुलित परावर्तन के कारण कैलाइडोस्कोप में सुंदर पैटर्न बनते हैं। सूर्य का प्रकाश जो श्वेत प्रकाश कहलाता है 7 रंगों से मिलकर बना होता है। जब ये 7 रंगों में बिखर जाता है तो इसे वर्ण विक्षेपण की घटना कहते हैं। हमारे नेत्र में कॉर्निया होता है जो सबसे बाहरी हिस्सा है। आइरिस द्वारा हमारे आंख के अंदर प्रकाश को कंट्रोल किया जाता है। पुतली होती है बाहर, लेंस हमारा उत्तल होता है। रेटिना पे हमेशा इमेज बनती है, उल्टी बनती है और छोटी बनती है। और रेटिना से पहले अगर बनती है तो निकट दृष्टि दोष और बाद में बनती है तो दूर दृष्टि दोष होता है। दृक् तंत्रिकाएं दो तरीके की होती है, शंकु और शलाकाएं। शंकु जो होती है वो दिन में दिखने के लिए उत्तरदायी है और शलाकाएं जो है आपकी वो रात्रि में दिखने के लिए उत्तरदायी है। सामान्य नेत्र समीप तथा दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। ब्रेल पद्धति का उपयोग करके चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्ति पढ़ लिख सकते हैं। चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्ति अपने पर्यावरण से संपर्क के लिए अपनी दूसरी ज्ञानेंद्रियों को अधिक तीक्ष्णता से विकसित कर लेते हैं। यानी जो लोग अंधे होते हैं वो क्या करते हैं, उनके सूंघने की, उनके सुनने की, उनके समझने की जो क्षमता होती है वो बहुत अधिक विकसित हो जाती है। अगर आप अंधेरे कमरे में हैं तो क्या आप चीजों को देख सकते हैं? नहीं, बहुत कम मात्रा में देख सकते हैं, क्योंकि देखने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? प्रकाश की हमें जरूरत होती है। नियमित और विस्तृत परावर्तन, नियमित परावर्तन एक समतल सरफेस से होगा, जबकि विस्तृत परावर्तन जो है वो उबड़ खाबड़ सतह से होता है। पॉलिश युक्त लकड़ी की मेज, अच्छा इसमें क्या करना है, इनमें नियमित परावर्तन होगा कि विस्तृत होगा? पॉलिश युक्त अगर लकड़ी की मेज है तो उसमें नियमित परावर्तन होगा। गत्ते का जो पृष्ठ है इसमें भी नियमित परावर्तन होगा। दर्पण में नियमित परावर्तन होगा। चौक पाउडर है उसमें विस्तृत परावर्तन होगा, क्योंकि खुदरी परत वहां पर बन जाएगी। संगमरमर के फर्श पर फैला जल, उससे आप कह सकते हैं अगर संगमरमर के फर्श पर जल फैला है तो उससे अनियमित परावर्तन यानी विस्तृत परावर्तन होगा, क्योंकि जो जल फैला है वो एक जगह एक तरीके से नहीं फैला है। ऐसा आप नहीं कह सकते कि जल की सतह समान है। कागज का टुकड़ा अगर जो है उसमें भी विस्तृत परावर्तन होगा, ठीक है, कागज के टुकड़े में भी, क्योंकि वो चिकनी सतह नहीं है। परावर्तन के नियम हमने पढ़े हैं। I इक्वल्स टू आर, एंगल ऑफ I इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर, और परावर्तित किरण, आपतित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में। दो नियम यहाँ पर इसके हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे एक समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा है तो अपने प्रतिबिंब से कितनी दूर दिखाई देता है? तो वह 2 मीटर की दूरी पर दिखाई देता है। ये हम 6th स्टैंडर्ड की बुक में पढ़ चुके हैं। यदि किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होकर आप अपने दाएं हाथ से अपने कुछ के कौन से वाले कान को छुएं तो दर्पण में ऐसा लगेगा कि आपका दायां कान किससे छुआ है। यानी इसमें क्या है, दाएं हाथ से बायां कान अगर आपने पकड़ा है तो आपको दर्पण में जो दायां कान बाएं हाथ से छुआ दिखाई देगा। इसे पार्श्व परावर्तन कहते हैं, यानी समतल दर्पण में आपकी बाईं चीज दाईं और दाईं चीज बाईं दिखाई देती है। जब आप मंद प्रकाश में देखते हैं तो आपकी पुतली का साइज क्या होता है? छोटा हो जाता है। सॉरी, जब आप मंद प्रकाश में देखते हैं तो आपकी पुतली का साइज बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये चीज यहाँ पर देखना। रात्रि के जो पक्षी हैं उनके नेत्रों में शलाकाओं की संख्या की अपेक्षा शंकुओं की संख्या क्या होती है? कम होती है। क्यों? क्योंकि जो शलाकाएं होती है वो अधिक होती है और जो शंकु होती है, शलाकाएं होती है अधिक और शंकु क्या होते हैं? कम होते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उनमें शलाकाओं की संख्या बहुत अधिक होने की वजह से उन्हें रात्रि में दिखाई देता है और शंकुओं की संख्या कम होने की वजह से उन्हें दिन में कम दिखाई देता है। तो ये जो चीज आपकी पाई जाती है ये किसमें पाई जाती है? ये आपकी पाई जाती है उल्लुओं में, ठीक है। और जो दिन में देखने वाले व्यक्ति होते हैं उनमें क्या होता है, दिन में जो जो भी जंतु या व्यक्ति देखते हैं उनमें शंकुओं की संख्या ज्यादा होती है और शलाकाओं की संख्या कम होती है, ठीक है, कंपैरेटिवली। तो ये यहाँ पर एक कंसेप्ट हमारा यहाँ था। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन आंसर में हम चलते हैं।
नेक्स्ट है आपका आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है सदैव। ठीक है, आपतन कोण हमेशा और हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये इसमें मैंने बता दिया था ना आपको कि इसमें साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, क्योंकि अंधेरे में क्या होता है, पुतलियां फैल जाती है और जैसे ही आप तेज रोशनी में जाते हैं तो जो आपकी पुतली का साइज जो है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, क्योंकि वो सिकुड़ जाती है तेज प्रकाश में। मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन हम इसकी अब देखते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण से सदैव बड़ा होगा। समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा, वास्तविक होगा। दर्पण के पृष्ठ पर दर्पण के पीछे बनेगा, पृष्ठ पर नहीं, और बिंब के साइज के बराबर बनेगा। तो इसका गहरा आंसर आपका होगा मानव नेत्र का चिन्ह। और ये सब आपका इसी के साथ ये चैप्टर आपका खत्म होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसमें वर्णन कीजिए कि नेत्रों की देखभाल किस तरीके से करनी है। और इसके अलावा इसमें यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री का कोण बनाए तो आपतन कोण का मान भी कितना होगा। तो ये हमने देखा है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो परावर्तन कोण का मान यहाँ पर दिया है 90 डिग्री नहीं, यहाँ ये पूछ रहा है कि ये समतल हमने सतह ली, परावर्तित किरण आपतित किरण से, परावर्तित किरण जो है वो आपतित किरण से 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो आपतन कोण का मान कितना होगा, जो अभिलंब होगा ये बिल्कुल इनके सेंटर में होगा। तो इस तरीके से इसे दो भागों में बांट देगा। तो ये वाला भी कितना हो जाएगा 45 का, और ये वाला भी कितना हो जाएगा 45 का। 90/2 अगर हम करेंगे तो 45-45 डिग्री का हर एक कोण हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आपतन कोण का मान भी 45 हो जाएगा और परावर्तन कोण का मान भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। दो समानांतर समतल एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर के अंतराल पे रखे हैं तो इनके बीच में प्रतिबिंब कितने बनेंगे। तो अनंत प्रतिबिंब यहाँ पर बनेंगे। ये सवाल कई दफा पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, समानांतर समतल दर्पण है, यानी दर्पण के बीच में कोण नहीं है, सिर्फ दूरी दी हुई है। कोण जो है यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, कोण जो है यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया। तो एक तरीके से यहाँ कह सकते हैं हम कि एक दूसरे से अगर दर्पण जो है वो समानांतर रखे हुए हैं तो उनके बीच में बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी, अनंत यहाँ पर हो जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे ठीक है, इसी के साथ में इसमें कुछ यहाँ पर नेत्रदान के बारे में यहाँ नॉलेज दी हुई है। और इसी के साथ ये चैप्टर जो हमारा लाइट वाला चैप्टर है खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।